हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए राजनीतिक विषय पर और वो विषय है दोस्तों आरक्षण यानी रिजर्वेशन। आप जानते हैं कि रिजर्वेशन एक बहुत विवादित विषय है। बहुत सारे लोग इसे ज़रूरी मानते हैं, बहुत सारे लोग इसे गैर ज़रूरी मानते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो आरक्षण का आधार है वो जाति न होकर कुछ और होना चाहिए, ग्रामीण या शहरी आधार होना चाहिए, या फिर आर्थिक आधार होना चाहिए, या फिर विभिन्न और भी आधार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे संबंधित सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि इसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कमियां हैं, आरक्षण क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आरक्षण कैसे दिया जाता है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों, आरक्षण दो चीज़ों में दिया जाता है। पहली चीज़ ये है कि जो जैसे कि एडमिशन वगैरह होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर और भी कोई शिक्षण संस्थान है, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, उनमें जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। और वो आरक्षण कितना होता है आप ये भी जानते हैं। 23% आरक्षण जो होता है वो SC ST के लिए होता है, 27% OBC के लिए, और पिछले साल जो मोदी सरकार लेकर आई थी वो 10% EWS के लिए होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं। नौकरी की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, उसमें दो तरीके की अर्थव्यवस्था है। एक संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कि निश्चित नौकरियां आती हैं, जिसमें लेबर लॉ लागू होते हैं, जिनकी फिक्स सैलरी होती है और नौकरी की कुछ गारंटी होती है, जैसे कि सरकारी नौकरी या फिर जो कॉर्पोरेट जगत है, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी। ये जो संगठित क्षेत्र है दोस्तों, वो हमारी अर्थव्यवस्था का कुल सिर्फ 7% हिस्सा है, यानी कि बहुत छोटा हिस्सा है। बड़ा जो हिस्सा है वो असंगठित या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो दिहाड़ी के मजदूर हैं या जिनकी नौकरी फिक्स नहीं है, जैसे जो कोई अखबार वाला है या घर पे काम करने वाला नौकर है या फिर ड्राइवर इत्यादि है, या फिर ऐसी नौकरी जिसमें लेबर लॉ या फिर निश्चित नियम नहीं है, उनकी नौकरी फिक्स नहीं है और उसकी कोई गारंटी नहीं है, सामाजिक उसके अधिकार नहीं है, तो वो जो क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र है। या छोटे मंझला जो कारोबारी वर्ग है वो भी असंगठित क्षेत्र है। तो कुल जो संगठित क्षेत्र है वो है 7% और जो असंगठित क्षेत्र है वो है 93%। अब ये जो संगठित क्षेत्र है इसमें से कुल 4% हिस्सा, यानी कि यदि कुल 100 नौकरियां हैं तो उसमें से सिर्फ 4 नौकरियां सरकारी हैं और बाकी जो 96 नौकरियां हैं वो या तो प्राइवेट हैं या फिर वो गैर सरकारी हैं। और उसमें कई सारी नौकरियां ऐसी भी हैं जिसमें कि मतलब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी कि निश्चित उसका कोई नियम भी नहीं है। तो ये जो सारी लड़ाई है जहाँ तक नौकरी वाले आरक्षण को लेकर के है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 में से 4%, 100% में से है। और वो 4% जो है वो बहुत ही कम है 100 में से, बाकी पर आरक्षण लागू नहीं होता है। अब अगर बात करें ऐसे ही कि जो एडमिशन वगैरह में आरक्षण होता है, उसमें भी दोस्तों यही हाल है। जैसे इंजीनियरिंग की बात करें या मेडिकल की बात करें, तो जो सरकारी कॉलेजों की सीट है वो बहुत ही कम है, ज़्यादातर सीट जो है प्राइवेट कॉलेजों की है। हालांकि जो एडमिशन की बात अगर हम करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आरक्षण लागू होता है, वहाँ पर भी आपको 50% जो रिजर्वेशन है और 10% EWS का जो है वो लागू करके एडमिशन कराना होता है। तो ये तो रही इसकी वर्तमान पृष्ठभूमि और क्या स्थिति है, कैसे ये लागू किया जाता है उसकी बात। अब आइए समझते हैं कि इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। आखिर क्यों जाति को ही इसका आधार बनाया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत में जो प्री वैदिक काल है या जो पूर्व वैदिक आरंभिक वैदिक काल है, जिसमें कि वेदों की रचना हुई, उसके बाद से जब बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड था, जो बाद का वैदिक काल था, उसमें जो जातियां थी वो वंश के आधार पर निर्धारित होने लगी, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। इसके पहले जो पूर्व अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति जो कार्य करता था, जो कर्म करता था, यदि कोई व्यक्ति वो पूजा पाठ कराता है या वेदों का उच्चारण करता है तो वो ब्राह्मण है।
यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वैश्य है। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड और बाद का जो समय आया, उसमें क्या हुआ कि जो जाति थी वो जन्म आधारित हो गई, न कि कर्म आधारित। तो जब जाति जन्म आधारित हो गई, उसके बाद से एक सिस्टम बन गया और जाति के आधार पर विभाजन बढ़ गया। और उसके आधार पर किया ये गया कि जो कुछ जातियां थी, जो निचली जातियां थी, विशेष तौर पर जिसमें शूद्र आते थे, उनको पूरी तरह से शिक्षा से वंचित किया गया। और ये काम सैकड़ों हजारों साल तक चलता रहा। तो जाति जो है वो समाज में किसी व्यक्ति को पीछे रखने का एक औजार बन गई, किसी को अशिक्षित बनाए रखने का, किसी वर्ग को बंधक बनाए रखने का एक औजार बन गई। यानी कि जाति के आधार पर जो निचली जातियां थी उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें पर्याप्त पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं दी गई। और न सिर्फ सुविधा न दी गई बल्कि उनके पढ़ने लिखने पर रोक भी था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या किया गया? किया ये गया कि जिस आधार पर भेदभाव हुआ है उसी आधार पे लोगों को फायदा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बराबरी है, जैसे हम कहें कि बराबरी समाज में ला दी जाए, विनोबा भावे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि अगर 4 रोटी है और 2 लोगों में बांटना है तो बराबरी का अर्थ ये नहीं है कि 2-2 रोटी आप बांट दें। यदि मान लेते हैं कि जो 4 रोटी है और 2 लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति 25 साल का है और एक व्यक्ति 2 साल का है, तो जो 25 साल वाला व्यक्ति है वो भूख के मारे मर जाएगा, जो 2 साल का बच्चा है उसे अल्सर हो जाएगा। तो जो बराबरी है वो बिना समता की समानता नहीं होती है, बिना इक्विटी की इक्वलिटी नहीं होती है। तो जो समाज एक पीछे छोड़ गया था, छूट गया था, और वो पीछे सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं छूटा था बल्कि सामाजिक आधार पर, मानसिक आधार पर उसे पीछे छोड़ा गया था। और वो छोड़े जाने का जो आधार था वो जाति था, इसलिए उसे आगे लाने का आधार भी जाति ही होगा। यह मानकर आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह भी कहा गया कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा, समय आने पर इसे हटाकर नई व्यवस्था लाई जाएगी। हालांकि यह नहीं हुआ। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इसमें ये मानना है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ऐसे बहुत सारे सवर्ण हैं जो कि गरीब हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात ये है कि ये आधार आर्थिक इसलिए नहीं है क्योंकि गरीबों के लिए अन्य दूसरी योजनाएं हैं। आरक्षण में जो लोगों को आगे लाया गया वो गरीबी के आधार पर पिछड़े हुए लोग नहीं थे, वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर, शोषण के आधार पर, डिप्रेशन के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर पिछड़े हुए लोग थे। उनको सिर्फ जाति के आधार पर पीछे रखा गया था, इसलिए उन्हें जो आगे खींचने की जो रस्सी है वो भी जाति के सहारे ही खींची गई। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सतीश देशपांडे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, सामाजिक पूंजी का कॉन्सेप्ट। यानी कि एक तरीके से उदाहरण से आप समझिए कि एक जैसे सवर्ण व्यक्ति है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, तो उसकी एक सामाजिक पूंजी होती है। वो जैसे कि यदि पढ़ाई करना चाहे, यदि वो खुद गरीब है तो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर उसका कोई ना कोई परिवार का दूसरा सदस्य वो उसे पढ़ाई करने में मदद कर देगा, क्योंकि एक पूरी सामाजिक पूंजी उनकी बनी हुई है। लेकिन यह चीज़ छोटी जातियों के साथ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी मदद करती हैं। तो इसे सोशल कैपिटल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, एक सवर्ण का बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो गरीब है, तो यदि वो नहीं पढ़ना चाहे तो उस सवर्ण का जो उसका पिता होगा वो कहेगा अपने किसी चाचा के लड़के से या किसी रिश्तेदार से कि इसमें पढ़ाई में मदद कर दो। और निश्चित तौर पर जो सवर्ण समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो पहले से प्रिविलेज्ड है, उसकी एक सामाजिक पूंजी, एक सोशल कैपिटल है। वही अगर एक छोटी जाति का बच्चा है, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके पास उस तरह से अवसर नहीं है, और उसके माँ बाप जो हैं वो क्या कहेंगे कि तुम किसी काम में लग जाओ, कुछ छोटा मोटा काम करने लग जाओ। तो इसकी वजह से जो आधार बनाया गया आरक्षण का, वो आधार आर्थिक न बनाकर वो आधार जातिगत बनाया गया, क्योंकि जाति के आधार पर ही भेदभाव है। आरक्षण भेदभाव को, जो हजारों साल का भेदभाव है, उसको खत्म करने का, उसको एक एंटीडोज है। जैसे कि अगर आपको सांप काटता है तो जहर फैलता है, तो आपको एक एंटी जहर देना पड़ता है, एंटीडोज देनी पड़ती है। तो आरक्षण वही एंटीडोट है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि आरक्षण का जो विकास हुआ वो किस तरीके से है, साथ में इसके सुधार की बात भी करेंगे। तो आरक्षण का पहला आधार दोस्तों पूरी तरह से जातिगत था, जिसमें कि 23% आरक्षण दिया गया था। फिर क्या हुआ, ये कहा गया कि जो ओबीसी की जातियां हैं उसमें भी बहुत सारे जो गरीब वर्ग हैं और शोषित वर्ग हैं, और उनकी स्थिति भी कई बार जो है वो एससी एसटी के बराबर ही है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ, आप जानते हैं 1991-92 की ये बात है। और 27% आरक्षण अब ओबीसी को दे दिया गया। तो ओबीसी को आरक्षण मिलने के बाद ये कहा जाने लगा कि ओबीसी को आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं मिला, इसमें कहीं ना कहीं जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो सामाजिक और आर्थिक नियामक हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया। जब ऐसा हुआ तो पिछली सरकार जो पिछले साल क्या हुआ कि जो मोदी सरकार है उसने कहा कि जब ऐसा हो सकता है तो हम जो वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी है, या जनरल कैटेगरी उसे कहना सही नहीं है, अनरिजर्व्ड अनारक्षित जो श्रेणी है, उसमें भी 10% वीकर सेक्शन को हम रिजर्वेशन देंगे, और पिछले साल उन्होंने उनको भी दे दिया। तो अभी स्थिति ये है कि जो 60% टोटल सीटें रिजर्व हो चुकी हैं और 40% सीटें अनरिजर्व है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरक्षण के खतरे क्या हैं और इसमें सुधार की जरूरत कैसे है। देखिए दोस्तों, आरक्षण का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसका जो नारा लगाने वाले लोग हैं और इसमें जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या फिर पिछड़े पावे 100 में 60, एक नारा था समाजवादियों का जो पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे कि पिछड़े पावे 100 में 60। इसका अर्थ यह है कि जब पिछड़ा वर्ग 100 में 60 है तो उसे 100 में 60 सीटें दे दी जानी चाहिए। अब वो जो पिछड़ा वर्ग है वो 100 में 60 है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जो जनसंख्या का प्रोपोर्शन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके आधार पर लोगों को सीटें मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे एक्सीलेंस जो है या जो टैलेंट है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे मैं कहूँ कि भारत को टोटल ओलंपिक में से 16% ओलंपिक मेडल मिल जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में कुल जनसंख्या की 16% जनसंख्या रहती है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसकी 16% जनसंख्या भारत में रहती है। इसलिए हम क्या करें कि दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं वो 16% भारत को दे दें, जितने नोबेल प्राइज हैं वो 16% भारत को दे दें। तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर टैलेंट का अनुपात नहीं लगाया जा सकता। एक आदर्श समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक ऐसे समाज में जहाँ भेदभाव है, जहाँ अवसर की समानता नहीं है, लोगों को पर्याप्त अवसर मिलते नहीं हैं, वहाँ पर जरूर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए या फिर एक समता लाने के लिए, एक इक्विटी लाने के लिए ये किया जा सकता है कि जो व्यक्ति जो प्रिविलेज्ड है और जो व्यक्ति जो एक अप्रेस्ड है, सप्रेस्ड सोसाइटी से, शोषित वर्ग से आता है, उसे हम थोड़ा सा लाभ दे दें। तो दोस्तों हमने समझा कि आरक्षण का खतरा क्या है। आरक्षण का खतरा ये है कि ये टैलेंट को कई बार नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बेहतर अंक लाने वाले या बेहतर प्रतिभा वाले लोग पीछे रह जाते हैं। अब दोस्तों ये समझते हैं कि आरक्षण में जो सुधार है वो सुधार की गुंजाइश कहाँ है और ये कैसे हो सकता है। दोस्तों हमें समझना होगा कि आरक्षण के अंदर हमें आरक्षण देने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए यदि हम 23% जो SC ST के लिए आरक्षण है या जो दलितों के लिए आरक्षण है उसकी बात करें, तो हमें इसमें देखना होगा कि जो 23% आरक्षण मिला है उस 23% में से 50% सीटें महिलाओं को दे दी जाए, क्योंकि जो दलित महिला है वो वास्तव में दलित पुरुष से बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, वो बहुत ज़्यादा अप्रेस्ड है। क्योंकि एक तो वो दलित है, दूसरी बात महिला है, तो उसके साथ दो फैक्टर जुड़ा हुआ है। साथ ही यदि कोई दलित ग्रामीण दलित है या फिर कोई दलित आदिवासी क्षेत्र में रहता है या बहुत पिछड़ी जगह में रहता है, क्योंकि दोस्तों गांव और शहर का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। भारत में विभाजन के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख इकाइयां हैं, प्रमुख नियामक हैं, उसमें से एक नियामक है ग्रामीण भारत और शहरी भारत। इसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो 23% सीटें हैं जो SC ST के लिए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम ग्रामीण SC ST के लिए रिजर्व कर दें, यानी कि आरक्षण के अंदर एक आरक्षण बनाएं, उसके अंदर एक और कोटा बनाएं। क्यों नहीं हम ऐसा करते कि जो 23% है उसमें ऐसा नियम लागू करें कि जिन्हें एक पीढ़ी में आरक्षण मिल चुका है उन्हें आगे से आरक्षण न मिले।
तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की ज़रूरत है। जैसे कि ओबीसी के अंदर या एससी एसटी के अंदर मैंने बताया कि महिलाओं को विशेष तौर पर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ग्रामीणों को, इसके अलावा जो पीढ़ी एक बार आरक्षण पा चुकी है या फिर जिसे एक बार लाभ मिल चुका है उसे अगली बार न मिले, किसी और को मिले। और आरक्षण का जो मूल लक्ष्य है कि जो शोषित हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और जिसे जाति के आधार पर जिसका शोषण हुआ है उसे लाभ मिले। इसके अलावा यदि हम बात करें कि और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, तो एक और सुधार की ज़रूरत है दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो असंगठित क्षेत्र है उसके अंदर भी हमें इस तरह की कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है उसका आधार यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जाति ही हो, क्योंकि भारत जाति से कुछ आगे भी बढ़ा है, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में। तो हमें इस बात की ज़रूरत है दोस्तों कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जैसे कि जेएनयू के एडमिशन में एक व्यवस्था दी जाती है जिसमें आपका सब कुछ कंसीडर किया जाता है। मसलन कि आपने किस तरह के स्कूल से पढ़ाई की है, आप जहाँ के रहने वाले हैं वो क्षेत्र कैसा है, बहुत पिछड़ा है या फिर शहरी है या फिर ग्रामीण है, इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसके अलावा कि आपकी जाति क्या है, और आपकी पूरी पृष्ठभूमि देखी जाती है। और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, यानी कि सबको बराबरी का मैदान मिले। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति जो गाड़ी से है और एक व्यक्ति जो साइकिल से है उन दोनों के बीच में रेस हो। सबसे पहले यह जरूरी है कि जो रेस है या जो लड़ाई है या फिर जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसके लिए इक्विपमेंट सबके पास सेम हो। तो दूसरा जो सुधार है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर करने की ज़रूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो समाज का जो पीछे वाला वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, और पिछड़ा वर्ग से मेरा आशय सिर्फ जातिगत से बिल्कुल नहीं है, उनको भी पर्याप्त मौका मिले। इसके अलावा दोस्तों हमें तीसरा सुधार करने की ज़रूरत है कि जो कई सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे कि यादव हो गया, कुर्मी हो गया, ये ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का बहुत सारा लाभ उठा चुकी हैं। या फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, एक मीणा वहाँ पे जो जाति होती है वो आरक्षण का लाभ बहुत हद तक उठा चुकी है। तो ऐसी जातियों को दोस्तों हमें बाहर करने की ज़रूरत है और हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो जातियाँ पहले से कमज़ोर हैं उन्हें ही लाभ मिले। तो दोस्तों ये रही बात आरक्षण की। दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि आरक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था न हो। आरक्षण का मूल लक्ष्य ये है कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहां आरक्षण जैसे सिस्टम की कोई व्यवस्था न रहे। लोगों को अपने आप बराबरी मिले, अपने आप अवसर की समानता मिले, सबको पर्याप्त हक मिले, पर्याप्त आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन जब तक ऐसे समाज का निर्माण हो नहीं जाता तब तक हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए दोस्तों कि अगली बार आप किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।